अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पुराने वक्तों की बात है कि एक शख्स था, तो उसके बेटे की शादी थी। तो रिश्ता लेने लड़की के पास गए, लड़की वालों के पास। तो लड़की वालों ने 3 शर्तें रखी। उन्होंने कहा, जी हम रिश्ता तब देंगे अगर सब के सब लोग जो हैं वो बारात में जो आएँ वो सरदार, ख़ानदानी और वज़ादार लोग। कहा यार ये तो कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा जी सरदार से मुराद कोई ख़ास नस्ल, कौम या मज़हब नहीं, कोई भी बंदा जो कि इज़्ज़तदार हो, वज़ादार हो, वो आए। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि आपकी बारात में गधे भी हों। तो उसने कहा यार ठीक है, चलें, ये भी सही। क्योंकि कभी एक वक्त था कि रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते थे लड़कों के लिए जिस कदर आज सहूलत मैसर है। आज तो लड़का 40 साल का भी हो के लड़का ही है और लड़की बेचारी 28 साल 30-32 साल की भी हो के खातून के ज़ुमरे में उसे डाली खड़े होते हैं। हालांकि अगर उसकी एज बढ़नी है लड़कों की, तो लड़कियों की भी एजुकेशन में बढ़नी है। तो ये एक वक्त था, पुराना वक्त, जिस वक्त बारातें भी 8-9-10 अफराद पे मुश्तमिल होती थी और दुल्हन के घर वाले भी किसी न किसी छोटी बात पे, कोई फुप्पो, कोई नन, कोई चीज़, कोई ना कोई बुजुर्ग, कोई नाराज़ हो जाता था। और होता ये था कि गांव वाले इन बारातों को मेहमान बना लिया करते थे और फिर सुलह सफाई का सिलसिला शुरू होता था। हमने कई ऐसी मिसालें बुज़ुर्गों से सुनी है और ये होता था स्पेशली मशरक़ी पंजाब में जहाँ से ये लोग आए हैं। और इधर इवन आपको शायद याद हो कई लोग के 80s में भी कुछ रस्में उस पर आगे चल के बात करते हैं कि इस चीज़ की हकीकत की तरफ लेके जाएंगे। तो उसने कहा जी तीसरी ये है कि आपकी बारात में सूअर भी। तो अब बज़ाहिर तो ये तीनों ही अजीबो-गरीब थी। तो उसने कहा जी कि बेटा तो ब्याहना है, चलें जी ये तीनों हम एक्सेप्ट करते हैं। तो उसने अपने बरातियों को कहा जब बारात जाने लगी कि देखें लड़की वाले आपसे उस वक्त धर्मशाला में बारात जाती थी, मंदिर में जाती थी, मस्जिद में जाती थी और वहीं से रुखसती हुआ करती थी। अब ये सारा सिस्टम बदल चुका है। तो उसने कहा कि जी देखें जिस वक्त लड़की वाले कहेंगे ना जी खाना खाने या चाय पानी या खाना खाने के लिए चले, तो क्योंकि धर्मशाला में मंदिर मस्जिद में खाना नहीं होता था, खाना साइड पे ही होता था जो भी वो दे सकें, तो आप लोगों ने उठना नहीं है। इसके बाद जब दोबारा वो पैगाम आए आपने तब भी नहीं उठना, जब तीसरी दफ़ा पैगाम आए तब आपने उठना है। आप याद करें 80s में पहली दफ़ा कहा जाता था यार कोल्ड ड्रिंक ले लें, खाना ले लें, चाय ले लें, तो बंदे नहीं लेते थे और दूसरी दफ़ा पे लेते थे। और ये तसव्वुर होता था कि जिसने पहली दफ़ा पे ही ले ली चीज़ तो यार ये तो बड़ा जल्दीबाज है और इसे सब्र ही नहीं खाने के मामले में हो रहा था। वज़ादारी की अलामत समझा जाता था कि मेज़बान दूसरी दफ़ा गए। तो उसने कहा भी आप तीसरी बार पे उठाइएगा। तो उसने तीसरी बार पे इसी तरह से हुआ कि उन्होंने पहली दफ़ा खाने का पूछा, ये नहीं उठे, दूसरी दफ़ा का पूछा नहीं उठे, तीसरी दफ़ा का पूछा तो उठे। तो उसने कहा जी देखें आपकी पहली शर्त पूरी होगी, बंदे वज़ादार और इस तरह से। उसने कहा हाँ वाकई, लेकिन मेरी दूसरी शर्त। उसने कहा जी दूसरी शर्त भी आपकी पूरी हो जाएगी, आप कुछ देर इंतज़ार करें। तो हम मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह शादी मरग सब बाइज़्ज़त तरीके से हैं, बाइज़्ज़त तरीके से हैं, मुअज़्ज़ज़ाना तरीके से हैं, लेकिन गैर मुस्लिमों में इस तौर से नहीं है। कहीं मुंह रंगना है तो कहीं शराब है तो कहीं कुछ है। तो उनके शराब की जैसे सिखों की रस्म होती है बात बात पे, तो वो शराब थोड़ी देर बाद खुल गई। तो इसके बाद ये हुआ कि शराब पीने के बाद उनकी हालत गैर हो गई। आपको पता है कि शराब उम्मुल खबाइस है, हदीस के मुताबिक जो शराब पिए कुछ भी तो हो सकती है।
अजीबोगरीब सी आवाज़ें निकलने लग गई उनके मुँहों से। तो उसने कहा जी देखें आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई, ये गधे हो गए। उसने कहा ठीक है तीसरी शर्त। उसने कहा थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। कुछ वक्त गुजरी, शराब का नशा ज़्यादा हुआ तो वो गलियों में थूकते फिर रहे हो, उल्टियाँ कर रहे हो और इस किस्म की सिचुएशन हो रही हो, लड़ रहे हो आपस में, क्योंकि शराब का ये एक हद है और वो अव्वल से आखिर तक बुरी है। तो उसने जब ये हालत देखी उसने कहा जी देखें अब ये सूअर हो चुके और आपकी तीनों शर्तें पूरी हो चुकी। उसने कहा सही है और दुल्हन रुखसती कर दी। नंबर 1 हासिल कलाम ये कि शराब को ज़िंदगी में कभी मुंह मत लगाएं। यह आपको रज़ालत के निचले दर्जों पे ले जाएगी। मैंने देखा है कि वकला की महाफल में शराब है, काजी की अदालत में शराब है, शादियों ब्याहों पे शराब है, खुशी के मौक़ों पे शराब है। एक तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, कुछ बख्शिश के आसार नहीं। अल्लाह रहम करे, उसका फजल हो तो कुछ भी हो सकता है। इस बुराई से दूर हटें। यकीन करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो हिंदुस्तान से एक वक्त ऐसा था कि शराब ख़त्म करा दी थी, या जिस हद तक वो करा सकता था उसने कराई। उससे पहले हर घर मटकों के साथ भरा होता था। हमारे ये असलाफ को बदनाम करते हैं, दर हकीकत हमारे असलाफ नुमाया लोग थे। सेकेंडली ये कि आप कोई भी दुनिया में काम करें, आप फेसबुक पे पोस्ट करें, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाएं, आप कहीं जॉब हासिल करें, कहीं इलेक्शन में खड़े हों, कहीं कोई मशवरा दें, कोई मशवरा लें, हत्ता कि और छोड़ें, आप वकील हैं ना, लेडी लॉयर हैं, मेल लॉयर हैं, आप जॉगर्स पहने बारिश में चल के दिखाएं। आपको 3 किस्म के लोग मिलेंगे। वही मुअज़्ज़ज़ जो सोचेंगे एक दो दफ़ा कि यार इस पे बात करनी या नहीं, दिल लगेगा तो अच्छी बात कर लेंगे, नहीं दिल लगेगा तो चुप रहेंगे। एक वो गधे आप देखेंगे, आप जैसे भी पोस्ट करेंगे, बारिश में पैदल चल के दिखाएं, ज़िंदगी में कोई जॉब लेके दिखाएं, कोई खातून ADPP ADA बन के दिखाए, कोई नर्सिंग का काम करके दिखाए, कोई भी करें, उनकी गधों की तरह की हरकत ही आएगी, आप पे इल्ज़ाम ही आएगा, आपको बेतुकी बात समझ में आएगी। एक इससे आगे सूअर का दर्जा भी होंगे जो आपके दिल को तकलीफ़ देंगे और झगड़े देंगे। इंतखाब कीजिए कि लोग तो अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं, आपको उससे कोई नुकसान नहीं है, तो अपने अल्फाज के चुनाव से किसी की दिल की आज़ारी ना कीजिए। अपने आप को पहचानिए कि आप किस कैटेगरी में फ़ॉल करने लगे हैं। अपने लीगल टॉपिक की तरफ आऊँगा, बहुत अहम, बहुत मुख्तसर। जिस दिन वकालत में पहली दफ़ा 98 में आए थे, तब भी सीनियर इस चक्करे में पड़े हुए थे, जजेस पड़े हुए थे। आज जब वकालत को इतने साल हो चुके हैं तो वकला, जजेस, बार एंड बेंचेस, लॉ स्टूडेंट्स आज भी इस चीज़ पे कंफ्यूज हैं। शेड्यूल में CRPC का सेकंड शेड्यूल, CRPC में ज़ाब्ता फौजदारी में शेड्यूल्स हैं, स्केजुअल्स हैं, तो ये हमेशा मसला रहता है कि लिखा होता है कि ये मुकदमा ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है, लेकिन उसकी समाअत सेक्शन 30 के मजिस्ट्रेट के पास हो रही होती है, या इसकी समाअत सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन जज ने करनी है। इसका हमेशा मसला रहता है। कई लोग समझते हैं कि सेक्शन 30 ही से मुराद एडिशनल सेशन जज है, तो ज़ाहिर है ये बात तो बनती नहीं। और कई लोग समझते हैं कि एडिशनल सेशन जज नहीं, एक तीसरा ओहदा असिस्टेंट सेशन जज था, वो सेक्शन 30 का मजिस्ट्रेट है, तो ये भी बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि सेक्शन 30 का मजिस्ट्रेट तो मजिस्ट्रेट की कैटेगरी में है और असिस्टेंट सेशन जज जो है ये सेशन जजेस की कैटेगरी में है, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। फिर आगे जो दोस्त समझते, हिस्सा क्या है। CRPC बनी है 1898 में। उस वक़्त फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट्स को छोड़ के
सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट्स भी मौजूद थे, और आज भी सीआरपीसी में आप देखें इनकी पनिशमेंट्स के इख्तियारात का जिक्र है। तो इन दो सेकंड क्लास और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट्स की अपील को असिस्टेंट सेशन जज सुनते थे। असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और सेशन जज ये एक कैटेगरी सेशन कोर्ट की है, ये सेशन कोर्ट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। जो पावर्स असिस्टेंट सेशन जजेस की हैं तकरीबन वही पावर सेक्शन 30 के मजिस्ट्रेट्स को तफवीज़ की जाती हैं, लेकिन ये दोनों अलग ओहदे हैं। किस तरह से कि सेक्शन 30 का मजिस्ट्रेट कोई अलग मजिस्ट्रेट नहीं, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसको चाहे गवर्नमेंट सेक्शन 30 की अजाफी पावर्स देते, जिसको चाहे ना दे। चाहे रूटीन है कि तकरीबन उन्होंने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सबको तकरीबन दे दी हैं, लेकिन उनका इख्तियार है कि वो दें ना दें। इसके बरक्स असिस्टेंट सेशन जज को यही पावर्स देने की ज़रूरत नहीं, उसके ओहदे के अंदर ये मौजूद हैं। तो ये दो बुनियादी फ़र्क है, बहुत बड़े फ़र्क है। तो सीआरपीसी में जहाँ ये वहाँ मौजूद है कि ट्राइबल बाय सेशन जज, तो वहाँ कभी इससे मुराद असिस्टेंट सेशन जज था। अब आपके पास फार्मूला क्या है इस झगड़े से निकलने का? वो सिंपल है। वो क्या है कि तमाम तर